जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैंग के अंडरलाइन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेने के बाद फी जिंकिंग लुओ फैंग के पास आता है और उसे लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे फैंग ने खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें देखने को मिलता है कि फैंग और फी जिंकिंग एक दूसरे के आमने सामने हैं और यूनिवर्स में बैटलफील्ड पर पहुंच चुके हैं। फी जिंकिंग फैंग पर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए अपने क्लोज को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, ये बैटल वर्चुअल नेटवर्क में लाइव ब्रॉडकास्ट की जाएगी। अब सभी लोग तुम्हारी अफसोसनाक मौत देखेंगे। फैंग उसकी इन बातों पर जरा भी रिस्पॉन्स नहीं करता और साइलेंटली सुन रहा होता है। तभी सीन कट होता में दिखाया जाता है जीजिंग आइलैंड का व्यू, जहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लुओ फैंग और फी जिंकिंग की इस बैटल को लाइव दिखा रहा होता है। यहाँ पर हम जो डीमंस इस बैटल को देखते हुए कहते हैं, फी जिंकिंग इस ह्यूमन को मार डालो। और फिर सभी लोग यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मार डालो, इसे छोड़ना मत। ये सभी डीमंस ऐसे ही जोर जोर से चिल्लाते हुए काफी ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर जेनियन और कुछ और वनरेबल्स को देखते हैं जो कि फैंग के इस लाइव बैटल को देखने के लिए तैयार बैठे हुए थे। इनमें सेवन स्वॉर्ड किंग भी शामिल होता है। यहाँ पर फैंग की न्यू फ्रेंड मास्टर जेनियन से पूछती है, वनरेबल जेनियन, आपको क्या लगता है ब्लेड रिवर किंग इस बैटल को विन कर पाएगा? इस पर मास्टर जेनियन बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उससे कहते हैं, बस देखती जाओ। तभी हम देख पाते हैं कि वनरेबल जियो जियांग भी इसे देख रहे होते हैं और साथ ही साथ यूनिवर्स मास्टर, स्काई वुल्फ क्लैन लीडर, इंसेक्ट क्वीन और इवन क्योस सिटी लॉर्ड भी इस बैटल को लाइव देख रहे होते हैं। इधर बैटलफील्ड में फैंग स्ट्रेच करते हुए फी जिंकिंग की बात का आंसर करते हुए कहता है, मैंने कई लोगों को देखा है जो बैटल से पहले बहुत उड़ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे किसी को नहीं देखा जो पूरे यूनिवर्स के सामने ह्यूमिलिएट होने के लिए तैयार बैठा हो। चलो देखते हैं इस बैटल के बाद तुम अपनी रेस के लोगों को क्या मुंह दिखाने के लायक बचोगे। इस पर तो फी जिंकिंग गुस्से में तिल मिलाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है, ब्लेड रिवर किंग, तुम्हारी ये एरोगेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। फी जिंकिंग को शायद लगा था कि वो अपनी पावर्स को रिलीज करके लुओ फैंग को डरा सकता है, लेकिन उसके इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज करने के बावजूद भी फैंग एक इविल स्माइल करता है और अपने सर पर हाथ फेरते हुए अपने हाथों से सिर्फ हल्का से एक स्लैश लगाता है और सिर्फ फैंग के स्लैश से ही वहां पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो गए थे। फैंग की पावर्स को इस कदर बढ़ा हुआ देखकर फी जिंकिंग शॉक होते हुए कहता है, क्या इसकी डिवाइन बॉडी तो मुझसे कहीं ज्यादा इंफीरियर थी, तो अब आखिर इसकी ये पावर्स मेरे जैसी स्पेशल लाइफ फॉर्म की बराबरी कैसे कर सकती हैं? दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं और लुओ फैंग की पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर फी जिंकिंग गुस्से में फैंग से कहता है, तुम अपनी पावर्स छुपा रहे थे। इस पर तो फैंग उससे कहता है, तुमने ये अब रियलाइज किया, बहुत देर हो चुकी है। इसी के साथ फैंग अपनी न्यू पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टार सील्स का यूज करके वहां पर एक बड़ा सा ब्लैक होल बना देता है जो फी जिंकिंग को अपने अंदर खींचना शुरू कर चुका था। फी जिंकिंग फैंग के इस ट्रेजर को देखकर कहता है, ये तो एक सुप्रीम ट्रेजर है। इसी के साथ वो फैंग के इस अटैक को काउंटर करने के लिए जल्दी से अपने एक आर्मर पहन लेता है जो कि गोल्डन वाइब्रेशन एम्परर आर्मर होता है। फी जिंकिंग के इस आर्मर की स्पेशलिटी ये है कि इससे उसकी स्ट्रेंथ इनहेंस्ड हो जाती है और इसके चलते फैंग के फिजिकल अटैक्स का इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होगा। However, अगर वो फिजिकल अटैक इस गोल्डन वाइब्रेशन आर्मर की लिमिट से ज्यादा पावरफुल है तो फिर ये आर्मर उसके सामने बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये आर्मर सिर्फ अपनी पावर लेवल के बराबरी के अटैक्स को ही नलीफाई कर सकता है। अदरवाइज इसका ये फिजिकल अटैक रिडक्शन इफेक्ट बिल्कुल यूजलेस है। फी जिंकिंग फैंग के अटैक से बचने के लिए अपने इस आर्मर को वेयर कर लेता है और अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक फोर आर्म स्पेस डिवोरर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फैंग के आसपास बहुत ज्यादा तबाही होने लग गई थी। पर फैंग को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे स्माइल करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने कहा, अब बहुत देर हो गई है। इसी के साथ फैंग वहां पर फी जिंकिंग के आसपास मल्टीपल्स ब्लैक होल्स बना देता है जो कि कंटिन्यूसली फी जिंकिंग को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। पर फी जिंकिंग अभी भी हार नहीं मानता और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा अनलिश करते हुए कहता है, तो क्या अगर ये एक सुप्रीम ट्रेजर है, अब तुम भी मेरी इस न्यू सीक्रेट टेक्निक को फील करो, एनहाइलेटिंग वुल्फ शैडो। ये कहते हुए अपने इस ट्रम्प कार्ड और सबसे पावरफुल टेक्निक को लुओ फैंग के ऊपर छोड़ देता है ताकि लुओ फैंग जान से मारा जाए। और हमें देखने को मिलता है कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो सच में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, बट अफसोस ये टेक्निक भी फैंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फैंग एक बार फिर से अपने हाथों से इजीली उसके अंदर कई सारे ब्लैक होल्स फेंक के मारता है और इन्हीं से ही वो टेक्निक बेकार हो गई थी और साथ ही साथ फी जिंकिंग के ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट होता है और वो दर्द में वहां पर तड़पने लग गया था। इसके बावजूद भी फैंग इजीली अपने सारे के सारे ब्लैक होल्स को मर्ज करते हुए एक बना देता है और फिर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए इन सभी को एक साथ ब्लास्ट करवाता है, जिसके चलते फी जिंकिंग बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और उसको ब्लीडिंग होने लग गई थी। और फिर उसकी एक जोरदार चीख के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ पीछे जाकर मीटियोराइट्स के साथ टकराता है, जिससे वहां पर और भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। ये फाइट सच में देखने लायक है और एकदम गूज़बम्प्स
मूवमेंट्स थे। अब फी जिंगिंग लुओ फैंग के सामने खुद को बेबस पा रहा था, इसीलिए वो गुस्से में पागल होते हुए कहता है, डैम इट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करने लगता है, पर फैंग एक बार फिर स्माइल करते हुए अपने हाथ में ब्लैक होल को लिए उससे कहता है, अब तुम्हारे पास कोई चांसेस नहीं है। ये कहते हुए फैंग अपने स्टार मैप के सेकंड मूव का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसमें फैंग के बीस्ट गॉड की ट्रू फॉर्म अपीयर होते हुए एक जोरदार रोर के साथ अपनी टेल के साथ फी जिंगिंग को हिट करते हुए उसके बाजू को ही काट डालती है, जिससे फी जिंगिंग की वहां पर चीखें निकल गई थी। यूनिवर्स वनरेबल स्काई वुल्फ ग्लैंडर निराशा में अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गई थी कि अब ये फी जिंगिंग फैंग का सामना नहीं कर पाएगा और इसकी मौत तो तय है। इधर फी जिंगिंग फैंग की इतनी ज्यादा पावरफुल हिट खाने के बाद कहता है, इम्पॉसिबल। इसने अपनी सिर्फ एक ही स्ट्राइक में इंस्टेंटली मेरी 6% डिवाइन बॉडी को खत्म कर दिया। हालांकि मैंने इसकी अटैक्स की पावर से बचने के लिए सुप्रीम प्रोटेक्टिंग आर्मर पहना हुआ है, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हुए वो फैंग के सामने और भी ज्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस फैंग उसके आसपास हर तरफ ब्लैक होल्स फैला देता है और अपने बीस्ट गॉड की फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए फी जिंगिंग को फुटबॉल की तरह पीटने लग गया था। वो उसे बार बार अपने बीस्ट गॉड की टेल और हाथों के साथ इधर उधर पटक के मार रहा होता है और फी जिंगिंग यहाँ पर बिल्कुल ही बेबस फैंग के सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही होती है और वो किसी न किसी तरह करके फैंग के हाथों से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वो संभल भी नहीं पा रहा होता। फी जिंगिंग के ऊपर हो रहे फैंग के ये हमले कितने ज्यादा पावरफुल हैं, हमें यूनिवर्स में दूर से ये दिखाए जाते हैं। फैंग की एक एक स्ट्राइक से वहां पर जोरदार ब्लास्ट हो रहे थे और पूरा का पूरा यूनिवर्स इससे इफेक्ट हो रहा होता है। फी जिंगिंग को यू फैंग के हाथों से लाइव पीटता हुआ देखकर पूरी ह्यूमन रेस के वॉरियर्स तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वो खुशी के मारे झूम रहे होते हैं, लुओ फैंग को चीयर कर रहे होते हैं। फैंग की फ्रेंड 1000 रेन किंग खुश होते हुए कहती है, बहुत खूब, फी जिंगिंग तो ब्लेड रिवर किंग का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। इस पर सेवन स्वॉर्ड किंग उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि फी जिंगिंग जल्दी ही फैंग के हाथों से मारा जाएगा। तभी हम देख पाते हैं मास्टर जेनियन को, जो कि अपने सामने ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और जोर जोर से हंसते हुए अपने साथ बैठे हुए फ्रेंड से इशारों में ही कहते हैं, हाँ अब बताओ। इस पर वो भी कहते हैं, हाँ बंदे में दम तो है। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं वहां पर जो डीमंस को, जो अपने सामने फी जिंगिंग को इस तरह से पीटता हुआ देखकर कहते हैं, ये क्या मजाक चल रहा है। फी जिंगिंग इस तरह से इस ह्यूमन से पीट रहा है जो कि उससे इतना ज्यादा कमजोर है, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इन लोगों को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा था कि फी जिंगिंग सच में लुओ फैंग के हाथों पीट रहा है। इसीलिए वो सब आपस में बातें बनाने लगते हैं कि अगर आज ये उस ह्यूमन को नहीं मार पाया तो ये बहुत बुरी तरह से पीटने वाला है। और अब तो फिर धीरे धीरे करके उसे इस तरह से मार खाता हुआ देखकर उसी के ही साथी डीमन रेस वाले लोग उसे छोड़कर जाने लगते हैं। उन्होंने तो इससे अपनी सारी उम्मीदें खत्म कर ली थी। तभी यहाँ पर मौजूद कुछ डीमंस कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग अपनी इतनी ज्यादा पावर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद भी कमजोर क्यों नहीं हो रहा। इसी के साथ फिर हम यहाँ पर डीमन रेस के एक वनरेबल को देखते हैं, जिसने लुओ फैंग के साथ पंगा करने की कोशिश की थी और उसे चैलेंज भी किया था कि मुझे तुम यहाँ से बाहर मिलना। वो तो अब यहाँ पर फैंग की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा सहम चुका है। यहाँ पर मौजूद ये सभी लोग इस बैटल को देखते हुए एंटरटेन हो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ही इनकी ये लाइव ब्रॉडकास्ट डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे ये सभी लोग काफी परेशान हो गए थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अभी तक मैच कंप्लीट नहीं हुआ। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। इधर हमें बैटलफील्ड का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर लुओ फैंग फी जिंगिंग को इतनी बुरी तरह से मारता है कि उसकी पूरी बॉडी खून में लथपथ हो चुकी थी और उसकी जोर जोर से चीखें निकल रही होती हैं, लेकिन फिर भी फैंग नहीं रुक रहा था। वो अब इसे पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है ताकि ये दोबारा कभी भी फाइट करने के बारे में सोचे ही ना। इसी के साथ फैंग अपने फाइनल और पावरफुल मूव को चल देता है, जो कि था हेवन पियर्सिंग क्लो। फैंग के इस मूव के इस्तेमाल करने की वजह से फी जिंगिंग इतनी बुरी तरह से मीटियोराइट्स के साथ टकराता है कि उसकी रिब्स बोन टूट गई थी। पर इस सब के बावजूद भी फैंग अभी भी नहीं रुकता। वो उसे फुटबॉल की तरह उछालते हुए इधर से उधर मार मार कर बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इतनी बुरी तरह से पीटने की वजह से फी जिंगिंग की बॉडी बीच में से 2 टुकड़े हो चुकी है, लेकिन वो फौरन से ही हील कर जाता है। और तभी फिर उसकी नजर पड़ती है फैंग की रिमोट ओशियन बॉडी पर, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था और कहता है, ओह तो तुम्हारी पावर्स यहाँ से आ रही हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फौरन से वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग अपनी स्टार सील्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी डिवाइन बॉडी को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने लग गया था, जिसके चलते फी जिंगिंग की बॉडी इंस्टेंटली 49% तक डैमेज हो चुकी होती है और अब बस बची सी 55% डिवाइन बॉडी। पर फैंग उससे बिल्कुल भी सर्वाइव करने का चांस नहीं देना चाहता था और ना ही वहां से बचकर भागने देना चाहता था। इसीलिए वो अपने ब्लैक होल्स का इस्तेमाल करते हुए फी जिंगिंग की बॉडी को ब्लास्ट करवाता रहता है। देखते देखते उसकी 45% डिवाइन बॉडी बचती है, फिर 39, लेकिन फैंग को तो अब उसे मारने में मजा आने लग गया होता
है। इसलिए वो उसे एक ही बार में खत्म करने के लिए अपनी मल्टीपल स्टार सील्स का इस्तेमाल करते हुए उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर फी जिंकिंग खुद को संभालते हुए कहता है, अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची। अगर मैंने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं किया तो हो सकता है कि मैं डीप स्लीप में चला जाऊं या फिर यही मुझे मार डाले। इतना सोचते साथ ही वो लुओ फेंग को गाली देते हुए जोर के साथ चिल्लाते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिससे बचने के लिए फेंग फौरन से अपने क्योटिक विंग्स को सामने कर लेता है और अपने आसपास एक प्रोटेक्टर बैरियर बना लेता है। इसी के साथ फिर हमें यूनिवर्स में फी जिंकिंग की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की वजह से होने वाली तबाही को दिखाया जाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि कुछ ही मिली सेकेंड्स में कई सारे प्लैनेट्स इसकी चपेट में आकर डिस्ट्रॉय हो गए थे। ये तबाही तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फेंग को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा होता। उसे यूं सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुआ देखकर फेंग खुश हो ही रहा होता है कि तभी फी जिंकिंग के डिस्ट्रक्शन के खत्म हो जाने के बाद फौरन ही वहां पर स्पेस एंड टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए एक पर्सन अपीयर होना शुरू हो जाता है। उसके वहां पर अपीयर होते ही फेंग ने उसे पहचान लिया था और कहता है, वनरेबल पी फेंग, ये तो नॉर्थर्न बॉर्डर अलायंस के एक सुप्रीम पावर हाउस हैं और गॉड जनरल के वन ऑफ द कैंडिडेट्स में से एक। हालांकि ये वनरेबल पी फेंग ट्रू गॉड जनरल के जितने पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक यूनिवर्स वनरेबल है। इसी के साथ फेंग को अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ पर क्यों आया है, इसलिए फेंग स्माइल करते हुए जल्दी से फी जिंकिंग के सभी ट्रेजर्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। फेंग को इस तरह से जल्दी से सभी ट्रेजर्स को लपेटे में लेता हुआ देखकर वनरेबल पी फेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग रुको। भले ही फी जिंकिंग मारा जा चुका है, पर उसके सुप्रीम ट्रेजर्स अभी भी नॉर्थर्न अलायंस को बिलोंग करते हैं। तुम उन्हें लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। इस पर तो फेंग अपने क्योटिक विंग्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से तेजी के साथ फ्लाई करके जाने लगता है और कहता है, क्या मजाक है, मैंने फी जिंकिंग को मारा है, इसका मतलब है कि उसके सभी ट्रेजर्स नेचुरली मेरी वो ट्रॉफी है। फेंग को इस तरह से फ्लाई करके जाता हुआ देखकर वनरेबल पी फेंग भी उसका पीछा करने लगते हैं, जबकि फेंग अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आज अगर उसकी जगह मैं मारा जाता तो क्या तुम लोग मेरे सुप्रीम ट्रेजर्स ह्यूमन रेस को वापस कर देते? अगर तुम्हें लगता है कि तुम कैपेबल हो तो फोर्सफुली लेकर दिखाओ। फेंग को इस तरह से उसे चिढ़ाता हुआ देखकर वनरेबल पी फेंग उस पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग, तुम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हो। इस पर तो फेंग उस पर हंसते हुए कहता है, हाँ क्या बेवकूफ है। ये कहते साथ ही फेंग अपना आर्मर वेयर करते हुए अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वनरेबल पी फेंग उसकी इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुमने मुझे गुस्सा दिलाने की जुर्रत की। ये कहते साथ ही वो गुस्से में अपनी पावर्स को अनलीश करते हैं और हमें यह नजारा यूनिवर्स में दूर से दिखाया जाता है कि इससे कितनी ज्यादा तबाही हुई है। ऑलमोस्ट कितने प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए हैं मैं बता भी नहीं सकता। ये है एक यूनिवर्स वनरेबल की पावर। ना सिर्फ वो यहाँ पर बेहद ही तबाही मचा रहे होते हैं, बल्कि अपने खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए फेंग को भी टारगेट बना लेते हैं, जिससे फेंग डायरेक्ट हिट हो गया था। पर टाइम रहते ही वो अपने क्योटिक विंग्स को सामने करते हुए इसे ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर भी इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसकी सोल तकरीबन उसकी बॉडी छोड़ ही चुकी होती है। फेंग इस अटैक की चपेट में आने की वजह से खुद को एकदम से स्टक पाता है और अपने मन में कहता है, इसकी ये सोल अटैक सीक्रेट टेक्निक पहले ही यूनिवर्स मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। इसका ये अटैक फी जिंकिंग के अटैक से कहीं ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे बच नहीं सकता। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इसे बर्दाश्त करना होगा। ये कहते साथ ही फेंग अपने कोर को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करने लगता है और अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कोर को रिकवर करके इस अटैक को इंड्योर कर लेता है। इसी के साथ फेंग की सोल उसकी बॉडी में वापस लौट आती है और एक बार फिर से फेंग अपनी क्योटिक विंग्स को फुल पावर के साथ यूज करते हुए वहां से भागने लग जाता है। फेंग को इस तरह से अपने हमले से बचा हुआ देखकर वनरेबल पी फेंग भी शॉक होते हुए कहते हैं, क्या उसने मेरे हमले को ब्लॉक कर लिया? वो यहाँ पर शॉक हो रहे थे कि तभी फेंग भागते हुए उसे अभी भी चिढ़ाते हुए कहता है, वनरेबल पी फेंग, तुम्हारे स्किल्स तो बिल्कुल मीडियोकर हैं। फेंग को इस तरह से भागता हुआ देखकर वनरेबल पी फेंग अपनी एक और पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि होती है लो डोमेन। उनके इसके यूज करते साथ ही फेंग की स्पीड स्लो हो गई थी। इसका एहसास फेंग को जल्दी हो गया था, इसलिए वो कहता है, ये तो लो ऑफ टाइम डोमेन है, मेटल, वुड, वाटर, फायर, लाइटनिंग एंड लाइट से भी ज्यादा हायर। पर इसके बाद भी वनरेबल पी फेंग यहाँ पर नहीं रुकते। वो अपनी एक और पावरफुल टेक्निक एनहाइलेशन विंड का इस्तेमाल करते हैं और इसके क्रिएट होते साथ ही फौरन से फेंग पर रिलीज कर चुके थे। फेंग इनसे हिट होते होते बड़ी ही मुश्किल से बचता है, लेकिन फिर भी इसका एक हल्का सा इफेक्ट फेंग के ऊपर हो गया था और इसी से ही उसे अंदाजा हो जाता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल अटैक है। हालांकि फेंग इससे बचने के लिए अपने नेदर सी को एज अ प्रोटेक्शन शील्ड इस्तेमाल कर रहा होता है,
पर फिर भी इस प्रोटेक्शन के होने के बावजूद भी फैंग की 60% डिवाइन बॉडी सिर्फ इसके हल्के से कांटेक्ट आने में ही इंस्टेंटली वाइप आउट हो गई। ये जानकर तो फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि ये होती है एक यूनिवर्स वल्नरेबल की पावर्स, जो कि एक अनडाइंग को यूं ही मार दे। अभी तो मैं सिर्फ उसके अटैक के हल्का सा इफेक्ट में आया था। अगर वो मुझसे डायरेक्ट हिट हो जाता तो शायद मेरी ह्यूमन बॉडी अब तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। लकीली मेरी नई रिमोट ओशन बॉडी मुझे डिवाइन पावर सप्लाई कर रही है, वरना तो मैं इसके सामने टिक ही नहीं पाता। तभी हम यहाँ पर देख भी पाते हैं कि जैसे जैसे फैंग की डिवाइन पावर्स कम होती हैं, फौरन ही फैंग की ओशन बॉडी उसकी पावर्स को फिर से बढ़ा दे रही थी। इसलिए फैंग बिल्कुल भी नहीं थक रहा होता और अपनी स्पीड को बरकरार रखे होता है। वनरेबल पी फैंग भी ये देखकर हैरानी के साथ अपने मन में कहते हैं, आखिर ये अभी तक मरा क्यों नहीं। हालांकि इसकी डिवाइन बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, लेकिन फिर फौरन से रिकवर भी हो जा रही है। कैसे? तभी फिर उन्हें याद आता है, ओ हाँ, इसके पास तो क्लोन टेक्निक है, जरूर इसके पीछे इसके किसी क्लोन का हाथ होगा। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर पहले मैं इसके क्लोन को खत्म करता हूँ, अगर वो मारा गया तो ये भी मारा जाएगा। ये कहते साथ ही वनरेबल पी फैंग अपने सबसे ज्यादा डेडलीस्ट मूव, जो कि वो एक यूनिवर्स वनरेबल के सामने इस्तेमाल करते हैं, उसे यूज करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो फैंग भी शॉक्ड हो गया था कि आखिर ये मेरे अगेंस्ट इस मूव को कैसे यूज कर सकते हैं। ये तो एक ऐसा अल्टीमेट मूव है जिसे कि दो वनरेबल्स की बैटल के बीच में यूज किया जाता है। अगर मैं इसकी चपेट में आ गया तो हो सकता है कि मेरी ह्यूमन डिवाइन बॉडी इंस्टेंटली एनहाइलेट हो जाए। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या मैं अपने फैंटम शिप का इस्तेमाल करूं? लेकिन नहीं, मैं इसकी टाइम लॉर्ड मेन के अंदर होते हुए यहाँ से बचकर नहीं भाग सकता। और अगर मैंने अपने उस ट्रेजर का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि मैं अपने एक और सुप्रीम ट्रेजर को इसके हाथों में सौंप दूं। और मेरी मूशा क्लोन बॉडी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो मेरी ह्यूमन बॉडी को वर्ल्ड रिंग के अंदर वापस ले जाए। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है। ये कहते हुए फैंग वनरेबल पी फैंग के अटैक का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तभी वनरेबल पी फैंग जोर से चिल्लाते हुए फैंग से कहते हैं, अब मरो ब्लेड रिवर किंग। मेरे इस अटैक से तो इवन एक यूनिवर्स वनरेबल भी नहीं बच सकता, फिर चाहे उसने सुप्रीम प्रोटेक्टिंग आर्मर ही क्यों ना पहना हो, वो भी हर हाल में मारा ही जाएगा। इसी के साथ कोई और चारा ना पाकर फैंग अपनी नई रिमोट ओशन बॉडी को इस अटैक का सामना करने के लिए सामने ले आता है। और हमें देखने को मिलता है कि फैंग की नई रिमोट ओशन बॉडी, जिसका के साइज 90,000 किलोमीटर है, वो अपने एक जोरदार पंच के साथ वनरेबल पी फैंग के इस अटैक को ब्लॉक कर देती है। ना सिर्फ उसने उनके इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था, बल्कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर तो वनरेबल पी फैंग भी शॉक होते हुए कहते हैं, ये आखिर ये किस तरह की स्पेशल लाइफ फॉर्म है। वहीं इधर फैंग उनके इस अटैक का सामना करने के बाद सोच रहा होता है कि उनके इस एक अटैक का सामना करने से ही मेरी 9% डिवाइन बॉडी कंज्यूम हो गई है। इनकी जगह अगर कोई ऑर्डिनरी वनरेबल होता और वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करता तो भी वो हार्डली मेरी इस डिवाइन बॉडी की 10,000 में से सिर्फ 1% पावर को ही डिस्ट्रॉय कर पाता। ये वनरेबल पी फैंग वाकई ही एक ट्रू यूनिवर्स वनरेबल है। इसी के साथ फैंग जल्दी से अपनी इस नई रिमोट ओशन बॉडी को वनरेबल पी फैंग के सामने अपीयर करा देता है और फिर जल्दी से उसके पीछे से अपनी ह्यूमन बॉडी को लेकर अपने क्योटी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ उससे दूर जाने लग गया था। वनरेबल पी फैंग को लग रहा था कि फैंग इस बॉडी के साथ उनका सामना करेगा, इसलिए वो अपनी पावर्स को अनलिश करने लगते हैं, जबकि फैंग की नई रिमोट ओशन बॉडी उन्हें अपने इस बड़े से साइज के अंदर कवर करने लग गई थी। यहाँ वनरेबल पी फैंग अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग, तुम्हें क्या लगता है कि बड़ी डिवाइन बॉडी होने से तुम इनविंसिबल बन जाओगे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पावर गैप के सामने कोई भी डिवाइन बॉडी यूजफुल नहीं है। ये कहते हुए वो एक बार फिर से अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन तभी लुओ फैंग उसे एक शॉकिंग सरप्राइज देता है। अपनी नई रिमोट ओशन बॉडी को उसके बेहद ही करीब करके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करा देता है। फैंग की इस बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता हुआ देखकर तो वनरेबल पी फैंग को भी समझ नहीं आता। वो कहता है, क्या? इससे पहले कि वो इससे अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर पाते, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो फैंग की स्ट्रिक की चपेट में आ चुके थे। अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करवाने के बाद फैंग तो अपनी ह्यूमन बॉडी को लेकर वहां से फरार हो गया था। वहीं इधर हमें यूनिवर्स में एक और जोरदार धमाका दिखाया जाता है। फैंग की नई रिमोट ओशन बॉडी बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट हुई थी। इसके चलते वनरेबल पी फैंग को भी बहुत डैमेज हुआ होता है। इवन वो वहां पर जान से मारे गए थे। इधर फैंग, जो कि अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की चपेट में आ गया था और काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका होता है, पर अभी भी वो इससे दूर जाते हुए फ्लाई करते हुए कहता है, डैम, मैंने अपनी 90,000 किलोमीटर डिवाइन बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उस यूनिवर्स वनरेबल को 20% ही इंजर्ड कर पाया। ये कहते हुए फैंग अपने दांत पीसते हुए जा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वनरेबल पी फैंग अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हैं और फिर एक बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग,
तुम मरना डिजर्व करते हो। ये कहते हुए वो अपनी टेरिफाइंग पावर्स को रिलीज कर रहा होता है, जो देखकर फैंग की तो बुरी तरह से हवा टाइट हो चुकी थी। कि इतने में ही फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक ह्यूमन रेस का वॉरियर आ जाता है, जो वनरेबल पी फैंग की पावर्स को रोकते हुए कहता है, वनरेबल पी फैंग बहुत हो गया तुम्हारा। अभी भी वनरेबल पी फैंग ने अपनी पावर्स को रिलीज करने से नहीं रोका था। वो लगातार फैंग को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर ये दूसरे वनरेबल फैंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो देखकर वनरेबल पी फैंग उनसे कहते हैं, वनरेबल ज्यू फैंग। इधर फैंग वनरेबल ज्यू फैंग की प्रोटेक्शन में आकर अपने मन में कहता है, थैंक गुडनेस, ये वनरेबल ज्यू फैंग हमारी होंग अलायंस में 7 स्टार लॉर्ड हैं और साथ ही गॉड जनरल के कैंडिडेट भी हैं। वहीं इधर वनरेबल पी फैंग लुओ फैंग से कहता है, ब्लेड रिवर किंग तुम बहुत ही बेरहम हो। इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन बॉडी, तुमने उसे फौरन ही डेटोनेट कर दिया। तुम तो वाकई सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो। इस पर तो फैंग उनसे कहता है, इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। तभी अब फिर वनरेबल जियो फैंग उनसे कहते हैं, पी फैंग तुम शुरुआत से ही मेरी बराबरी के नहीं थे, और अब जबकि तुम इंजर्ड हो चुके हो, बेहतर होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना मेरी रेस से और भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। वनरेबल जियो फैंग का इतना कहना था कि तभी वनरेबल पी फैंग को वहाँ पर मास्टर जेनियन खड़े हुए नजर आते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट की जान को खतरे में देखकर बहुत ही डेडली लुक दे रहे थे। वनरेबल पी फैंग उन्हें देखते साथ ही बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि अब मास्टर जेनियन भी एक वनरेबल हैं और अपने स्टूडेंट की जान को खतरे में देखकर उन्होंने लास्ट टाइम क्या किया था ये तो हम सब जानते ही हैं। और तब वनरेबल पी फैंग ने ही फी जिंकिंग की जान को बचाया था, लेकिन इस बार अब क्योंकि वनरेबल पी फैंग लुओ फैंग की जान के पीछे पड़े हैं, तो मास्टर जेनियन उसे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मास्टर जेनियन को देखते साथ ही वनरेबल पी फैंग अपनी दुम दबाकर फौरन से वहां से भाग जाता है, पर जाते जाते भी धमकी देने से बाज नहीं आता और वनरेबल जियो फैंग से कहता है, जियो फैंग तुम हमेशा से ही मुझसे आगे रहने के लिए सुप्रीम ट्रेजर्स पर रिलाई करते आए हो, अब बस तुम वेट करो। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और हमें वर्चुअल यूनिवर्स में थंडर आइलैंड में मौजूद लुओ फैंग के रेजिडेंस के अंदर का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारे ह्यूमन वॉरियर्स लुओ फैंग को कांग्रेचुलेट करने के लिए आए होते हैं और उसकी खुशी में शामिल हो रहे थे, और साथ ही ये सभी उसकी बहुत तारीफें भी कर रहे होते हैं। बेसिकली ये फैंग को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। इनकी ये सेलिब्रेशन चल रही होती है कि तभी मास्टर जेनियन भी वहाँ पर अपीयर हो गए थे। फैंग उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है। वहाँ पर जो सभी वॉरियर रिस्पेक्टफुली मास्टर जेनियन को ग्रीट करते हैं और फिर लुओ फैंग से कहते हैं, ब्लेड रिवर किंग हम आप दोनों को इंटरप्ट करना नहीं चाहते, इसीलिए अब हम चलते हैं। ये कहते साथ ही वहाँ पर जो सभी वॉरियर फौरन से वहाँ से गायब हो गए थे। तो अब बाकी बचते हैं मास्टर जेनियन और लुओ फैंग। यहाँ पर लुओ फैंग फौरन से अपने मास्टर के लिए लाया हुआ गिफ्ट उन्हें देता है, जो कि एक बहुत बड़ी वाइन की बोतल थी, जो देखकर मास्टर जेनियन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लग गए थे। इसी के साथ फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जेनियन अपनी फेवरेट जगह पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने वाइन की बोतल को एज अ टेक इस्तेमाल किया और उसे तो पूरा वाइन का झरना बना दिया। फैंग और मास्टर जेनियन दोनों ही यहाँ से वाइन को ड्रिंक करते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ मास्टर जेनियन फैंग से कहते हैं, फी जिंकिंग के अगेंस्ट तुम्हारी ये बैटल बहुत ही जबरदस्त थी। वो यूनिवर्स वनरेबल्स जो कि पहले तुम्हारे साथ टकरा रहे थे, अब वो सदमे में हैं और तुमसे माफी मांग रहे हैं, क्योंकि वो फ्यूचर में तुमसे टकराना नहीं चाहते। इस पर तो फैंग उनसे कहता है कि इन पिछले 2 दिनों में बहुत सारे वॉरियर्स मुझे कांग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे हैं, ये देखें एक और आ गया। इसी के साथ वहां पर अपीयर होते हैं वनरेबल गुईजी। फैंग उन्हें लेने के लिए चाहता है और वनरेबल गुईजी हंसते हुए उनकी तरफ आते हुए कहते हैं, तुम लोग बिना मुझे इनवाइट किए ड्रिंक कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं। फैंग उनका रिस्पेक्टफुली वेलकम करता है और कहता है, सेकंड सीनियर ब्रदर। इस पर वो फैंग से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिटिल ब्रदर। और फिर वो सभी लोग वहाँ पर टेबल लगाकर खाना खाते हैं और इसी दौरान वनरेबल गुईजी उन्हें बता रहे थे, मेरे पास आप दोनों के लिए गुड न्यूज है, और वो ये है कि तुम्हारा ह्यूमन सुप्रीम काउंसिल में ज्वाइन होने का प्रपोजल अप्रूव्ड हो गया है। ये सुनकर तो फैंग काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो अपने मास्टर की तरफ देखता है, जिस पर मास्टर भी स्माइल पास करते हुए हाँ में सर हिलाते हैं। तभी वनरेबल गुईजी आगे कहते हैं, अब आप दोनों मास्टर एंड डिसाइबल एक साथ सुप्रीम काउंसिल में इंटर हो रहे हैं, ये वाकई एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है। इस पर मास्टर जेनियन उनसे कहते हैं, मैंने सुना है कि सुप्रीम काउंसिल रेयरली ही कन्वेंस होती है, और जब भी ऐसा होता है तो इसमें ज्यादातर ह्यूमन रेस से रिलेटेड मामलात पर बात की जाती है। जिस पर वनरेबल गुईजी उनसे कहते हैं, जहाँ तक अब तक मैं जान पाया हूँ तो आपकी मीटिंग जल्दी ही होने वाली है, और इस मीटिंग में होने वाली बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर फैंग उनसे कहता है, ये मीटिंग किस बारे में होगी? वनरेबल गुईजी, तुम जल्दी ही इसके बारे में जान जाओगे। ऑफ कोर्स ये बस मेरा गेस है, जरूरी नहीं कि मैं सही ही हूँ। इस पर तो मास्टर जेनियन लुओ फैंग की तरफ देखते हैं कि चलो फिर मीटिंग में ही पता चलेगा कि ये किस बारे में होने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। आप सब दोस्तों को क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड कैसा होगा?